हो गया? पॉज कर दीजिए, अभी कर दीजिए। बीच में कितना मिनट का ब्रेक चाहिए? बस तो काफी है वो। पढ़िए। अभी नहीं, कुछ दिन के बाद से समय आप लोग को रहेगा। 8 बजे से 2 बजे तक रहेगा आपका समय, ठीक है? और यदि पढ़ाई आपका ठीक चल रहा है तो 8 बजे से 2 रहेगा, और यदि पढ़ाई ठीक नहीं चल रहा है तो 8 बजे से 3 बजे तक हो जाएगा वो, और 7 से 3 भी हो सकता है, ठीक है? वो आपकी पढ़ाई पे डिपेंड करेगा। सात बजे से 3 बजे तक कितने घंटे हो गए? हाँ, 8 घंटे बस। अरे आप हमको एसी रूम दे दीजिए, एक कप कॉफी दे दीजिए, 8 घंटा हम ऐसे निकाल देंगे। आप बना लीजिए। हम 6 घंटा लगातार कुर्सी पे बैठने की मेरे कैपेसिटी है। हाँ, क्या तुम लोग को? नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, ये अचानक नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। जैसे मेरा एक और आदत है जो आपसे बेहतर आदत है, आप जो ब्लो कर सकते हैं, जैसे ओम, ऐसे आप कर सकते हैं। कितने सेकंड तक कर सकते हैं? 25 सेकंड, 30 सेकंड, 1.5 मिनट तक नहीं हो पाएगा, ठीक है? आप करके देखिएगा। मैक्सिमम जाएगा तो 40-45 सेकंड जाएगा, हम 2 मिनट तक कर सकते हैं। क्यों? क्यों? हाँ, आदत बनाएंगे। हाँ हाँ, फ्लूट फ्लूट ब्लो करते हैं ना, फ्लूट फूकते हैं, तो उसमें ब्लो करने की आदत होती है, उसमें बनाना पड़ता है, नहीं तो रिदम टूट जाएगा ना। तो उसके लिए 2 मिनट तक आप ब्लो करते रह सकते हैं, समझ गए? उसमें लंग से कोई मतलब ही नहीं है, पेट के जितना जितना भी सब जगह है, वहां से आवाज निकलेगा, ठीक है? क्या हुआ? बोलो बोलो। आइए वर्क के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। वर्क, डब्ल्यू, वर्क को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। वर्क क्या होता है किसी भी बॉडी पर, कैसे कह सकते हो? वर्क होता क्या है, कैसा फिजिकल क्वांटिटी है? मैंने आप लोगों को बताया था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? बोलिए, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? बेसिक लेवल पे चाहिए, वो पूरा का पूरा उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। क्या हुआ, तैयारी कर रहे हो क्या? आइए देखिए, एक ग्राउंड सरफेस हम हमेशा क्या लेते हैं? एक कार लेते हैं, ठीक है? कार से ही हम पूरे मैकेनिक्स को समझ पाते हैं, अच्छा लगेगा आपको समझने में। ये पॉइंट ए है और टी बराबर 0 है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल पैरामीटर है ये फिजिकल पैरामीटर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि आपको आगे जाकर ये बहुत जबरदस्त रोल प्ले करता है, ठीक है? सारे फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे माला देखें, माला जो फूल का होता है, माला जिसमें बहुत सारे फूल लगे होते हैं, और उसमें एक रस्सी होता है जो सारे फूल को बांधे रखता है। तो ये जो टाइम है ना, ये वो रस्सी है जो सारे फूल को बांधे हुए है। तो यहाँ फूल कौन है? अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का एक्सेलरेशन, पार्टिकल का वेलोसिटी, पार्टिकल का स्पीड, पार्टिकल का फोर्स, ये सारा चीज कनेक्टेड है इससे, सारा कुछ। और उसे कनेक्ट करने वाला कौन है? टाइम। इसलिए टाइम को हम बहुत अहमियत देंगे अपने डे टू डे लाइफ में भी और फिजिक्स में भी। टाइम की अहमियत है ना, जो बीता हुआ समय है कभी आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कल फिर मॉर्निंग होगा, तो फिर क्यों नहीं आएगा? कल वाला जो दिन है वो आज वाले दिन नहीं होगा,
वैसा ही दिन होगा लेकिन 24 घंटा के बाद होगा। तो हर दिन बीत रहा है। अब आइए, किसी बॉडी पर फोर्स लगा पॉजिटिव एक्स में, एफ बराबर मान लीजिए 20 न्यूटन फोर्स लगा। मास जो कार का है वो 10 केजी है, ठीक है। तो फोर्स लगा तो कार आगे बढ़ेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस पर नेट फोर्स क्या है, ठीक है। तो फोर्स लगा और ये मान लीजिए कि नेट फोर्स है, ठीक है, नेट फोर्स है। तो बॉडी आगे डिस्प्लेस होगा, डिस्प्लेस होगा तो कार मान लीजिए इस बी पोजीशन पहुंचेगा, टी बराबर सपोज 10 सेकेंड हुआ, यानी कार को पोजीशन ए से बी जाने में टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड लगा, और पोजीशन ए से बी पहुंच गया। मान लीजिए यही ऑरिजिन है बॉडी का, ऑरिजिन है, तो इसका मान लीजिए कोऑर्डिनेट है सपोज 20,0। इसका मतलब है कि यहां से यहां तक का पार्टिकल का जो पोजीशन चेंज हुआ वो कितना हुआ, बोलिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं ना, यदि ये ऑरिजिन है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0। यहां कोऑर्डिनेट कितना है 20,0। इसका मतलब y में बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, कोई पोजीशन चेंज नहीं हुआ, पार्टिकल का पोजीशन सिर्फ किस एक्सिस के अलोंग हुआ, एक्स एक्सिस के अलोंग हुआ। दैट इज बाय डिफॉल्ट हम लोग उसको एक्स एक्सिस कहते हैं, यानी पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। और 11th का पहला चैप्टर है स्ट्रेट लाइन मोशन, समझ गए। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मतलब बॉडी यदि मूव करेगा तो किसी लाइन के अलोंग मूव करेगा, स्ट्रेट पाथ के अलोंग मूव करेगा, ठीक है। तो वही चीज हम लोग यहां भी कर रहे हैं, सेम वही चीज। तो यहां पर यहां डिस्प्लेस हो गया तो वर्क डिफाइंड होता है, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। थीटा क्या है, वेयर थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, ये स्केलर है या वेक्टर है, वेक्टर है। एक ही जवाब आता है, बाकी कोई लोग से जवाब नहीं आता। हाँ बताइए, जवाब क्यों नहीं देते हैं, स्केलर है या वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, स्केलर भी है ये, और वेक्टर भी है। बात समझ पाए, मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा उसके पास और, हाँ इसको ऐसे कर लीजिए, और डायरेक्शन भी होगा। तो किसी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे डिफाइंड होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन कैसे डिफाइंड होगा, आपने कह दिया तो कह जाने से नहीं होगा। तो मेरा सवाल यह है कि हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। देखिए, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर होना इस बात पे डिपेंड करता है कि पार्टिकल के पास इनिशियल पोजीशन है और एक फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन एक शॉर्टेस्ट लेंथ लेंगे, और वो डायरेक्शन, वो लेंथ उसका मैग्नीट्यूड होगा, और वो डायरेक्शन कहां से, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। जब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन एक एरो हम ड्रॉ करेंगे, जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप एक स्पाइडरमैन है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप क्या हैं, स्पाइडरमैन। तो इनिशियल पोजीशन पे खड़े हो जाइए, और फाइनल पोजीशन मान लीजिए कि उस वहां पर फाइनल पोजीशन, वो जो एसी का 26 लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, वो है मान लीजिए फाइनल पोजीशन, आप हैं इनिशियल पोजीशन। तो आप ऐसे कीजिए, तो लाइन जाएगा एग्जैक्टली वहां जाकर टकराएगा, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पार्टिकल का एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन, क्योंकि स्ट्रेट पाथ फॉलो हुआ, तो वो उस लेंथ का, वो लेंथ उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, और यहां से जो एरो ड्रॉ किए हैं वो उसका डायरेक्शन होगा। समझ पाए। और जो यूनिक होगा, आप कोई भी पाथ ट्रेवल करके आप उस पोजीशन पे जाइए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वही होगा। समझ पाए, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अभी इसके पास, अच्छा फोर्स कैसा क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है,
और वेक्टर है, बोलिए। फोर्स कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर है। फोर्स यदि वेक्टर क्वांटिटी है तो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो थीटा रिप्रेजेंट करेगा। फोर्स लग रहा है किधर, ध्यान से समझिए। फोर्स लग रहा है पॉजिटिव एक्स में, पॉजिटिव एक्स में लग रहा है ना, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फोर्स लग रहा है पॉजिटिव एक्स में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पॉजिटिव एक्स में, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या होगा? ये मान लीजिए फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा जीरो होगा क्या? अरे हाँ या ना? जीरो होगा, तो कॉस जीरो सब जानते हैं वन होता है। कॉस जीरो वन होता है, कॉस जीरो वन होता है, कॉस जीरो जीरो होता है, वन होता है। ठीक है, तो अब थीटा यदि जीरो है तो कॉस जीरो वन होगा, तो पुट करेंगे तो W इज इक्वल टू क्या होगा? एफ एक्स कॉस जीरो। कॉस जीरो लिख सकते हैं ना, तो जब कॉस जीरो होगा इसका मतलब W बराबर एफ एक्स होगा, और ये वर्क होगा। वर्क का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर और जूल। समझ गए? यानी किसी बॉडी पर फोर्स लगेगा और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा तो हम कहेंगे कि बॉडी पर वर्क हुआ। ठीक है, और यदि बॉडी पे फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट कहीं और हो रहा है, मान लीजिए बॉडी पे फोर्स लगा पॉजिटिव एक्स में लेकिन डिस्प्लेस हो रहा है वो नेगेटिव एक्स में, तो वर्क तो होगा लेकिन उस फोर्स के कारण नेगेटिव वर्क होगा। समझ पाए? नहीं समझ पाए? एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में क्या डिफरेंस है? हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं है, बात है एक्सेलरेशन कब होगा? जब बॉडी का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम हो। हाँ, ये भी पॉसिबल है कि दोनों का डायरेक्शन नेगेटिव एक्स हो सकता है। मान लीजिए बॉडी का जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव एक्स में है और बॉडी पर लगने वाला जो एक्सेलरेशन है वो भी नेगेटिव एक्स में है, तो उसमें बॉडी का वेलोसिटी बढ़ेगा किस डायरेक्शन में? नेगेटिव एक्स में। तो हम लोग ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि कोई बॉडी का एक्सेलरेशन कब डिफाइंड होता है कि जब बॉडी का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो उसका बॉडी का एक्सेलरेशन मतलब बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। ठीक, और यदि पॉजिटिव होगा और यदि बॉडी का एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा और उसको हम लोग रिटार्डेशन बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर यदि बॉडी पे लगने वाला फोर्स और उसका डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो वर्क पॉजिटिव होगा, और यदि बॉडी पे लगने वाला फोर्स पॉजिटिव एक्स में है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव एक्स में हो रहा है, या फोर्स नेगेटिव एक्स में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स में हो रहा है, इन दोनों ही केस में वर्क क्या मिलेगा? नेगेटिव। Work can be negative, work can be positive, and work can be zero also. But still, work is a scalar or vector quantity. Work is a scalar quantity. ठीक है, वर्क कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। क्या इसको मेजर कर सकते हैं? कैन बी मेजर अमाउंट ऑफ वर्क? मेजर कर सकते हैं। यूनिट क्या होगा? यदि मेजरमेंट होगा तो यूनिट आएगा, उसका यूनिट क्या होगा? उसका जूल। तो चूंकि हम वर्क को मेजर कर सकते हैं इसीलिए इट इज कंसिडर्ड एज ए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल पैरामीटर, और ये डिपेंड करेगा बॉडी पे लगने वाले फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर। तीन अलग अलग कंडीशंस हैं जिसमें बॉडी पर लगने वाले फोर्स के उसके अकॉर्डिंग बॉडी पर वर्क जीरो हो सकता है। एक तो फोर्स ही ना लगे, दूसरा डिस्प्लेसमेंट ना हो, फोर्स लग जाए तो, और तीसरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो जाए? 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है? जीरो होता है। यानी बॉडी पे फोर्स लग रहा है पॉजिटिव एक्स में, बॉडी डिस्प्लेस किधर हो रहा है? नेगेटिव एक्स में, उस केस में।
अब ये हो गया, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं इस पे केस वन। केस फर्स्ट क्या कह रहा है? बॉडी पे लगने वाला फोर्स, ध्यान से देखिए, फोर्स लग रहा है पॉजिटिव एक्स में 10 न्यूटन का, और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट एक्स भी इधर है, एक्स बराबर 5 मीटर, तो वर्क हो गया एफ एक्स कॉस 0। ध्यान से देखिए, फोर्स कितना 10, एक्स कितना 5, कॉस 0 यानी कि 1, तो इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 50 जूल। जूल पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव क्यों हुआ? सिंस द डायरेक्शन ऑफ force is parallel to direction of क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। शॉर्ट में डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिखते हैं, यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल हो रहा है, तो उस केस में वर्क क्या मिलेगा हमें? पॉजिटिव। अब आते हैं केस सेकंड। याद है केस सेकंड क्या होना चाहिए? तो केस सेकंड देखिए क्या है, कार है, कार का डिस्प्लेसमेंट x बराबर 10 मीटर हुआ है इस डायरेक्शन में, और कार का जो फोर्स लग रहा है कार पर वो लग रहा है इस डायरेक्शन में, F इज इक्वल टू 20 न्यूटन। फोर्स लग रहा है नेगेटिव एक्स में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पॉजिटिव एक्स में, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से समझिए, वर्क बराबर होगा एफ एक्स कॉस कितना 180। क्या आप मानते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होना चाहिए यहां पर? अरे बोलिए हाँ। फोर्स लग रहा है पॉजिटिव एक्स में, सॉरी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पॉजिटिव एक्स में, फोर्स लग रहा है नेगेटिव एक्स में, तो उनके बीच का एंगल कितना हुआ? 180 हुआ ना। और पूरा दुनिया जानता है, आप ऑटो वाले से पूछ लीजिएगा कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है। यहां से जो ऑटो आता है ना, ऑटो वाला तक को पता है कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है। कभी ऑटो से आते हुए पूछ लीजिए कि भैया पैसा तो ठीक है, कॉस 180 का वैल्यू बता दीजिए। मेरा मास्टर बोल रहा था कि आपको पता है कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है, ठीक है। W इज इक्वल टू कितना? एफ एक्स कॉस 180, तो 180 का वैल्यू -1। एफ कितना है? अरे बोलो 20, और x कितना है 10, और ये -1, तो इज इक्वल टू कितना आ गया? -200 जूल होगा। और ये नेगेटिव साइन शोज, क्या शो कर रहा है? द डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू फोर्स। बात समझ पा रहे हैं? इस बात को याद आ रहा है? कुछ पहले पढ़े हैं 9th क्लास में। 9th क्लास में जो गुरुजी होंगे वो बताए होंगे, इस तरह का कुछ बताए थे, नहीं बताए थे? तुमको बताए थे तो तुमको तो बताना चाहिए फोर्स कैसे कैसे डिफाइंड होगा। हाँ, क्या बोल रही है? तुमको पता था? तब अच्छी बात है, तुमको पता होगा। नहीं, तुमको पता था? तुमको भूल गए? मतलब मेरा ये कहना है कि कहीं याद तो हो कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ाए थे सर। इन सब 9th क्लास में कुछ नहीं है। अब केस थर्ड में आते हैं। केस थर्ड क्या कहना चाहता है, देखिए ध्यान से। केस थर्ड के अनुसार जो कार है, कार में डिस्प्लेसमेंट x बराबर 10 मीटर है, किधर? पॉजिटिव एक्स में। कार पर फोर्स किधर लग रहा है? F बराबर 20 न्यूटन, ठीक। तो कार पर फोर्स लग रहा है पॉजिटिव y में, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? पॉजिटिव x में। तो x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा? तो हम लिखेंगे वर्क W बराबर एफ एक्स कॉस 90। कॉस 90 किसी से भी पूछ लीजिए, नीचे जाइएगा, गेट कीपर होगा वो, हम बैंक के पास, उससे पूछ लीजिएगा, सबको पता है। आपको ये पता है कितना होता है?
जीरो होता है। तो यहां हो गया F इंटू एक्स जीरो, तो पूरा का पूरा टर्म जीरो, तो वर्क क्या होगा? वर्क जीरो क्यों हुआ? क्योंकि बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो फोर्स से 90 डिग्री पे हुआ। ठीक है, अब जब कोई बॉडी पर लगने वाला फोर्स उसके डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री होगा तो उस फोर्स के कारण जो भी वर्क होगा वो जीरो हो जाएगा। समझ गए इस बात को? या आप पढ़ चुके होंगे, रिकॉल हो गया। वर्क इज इक्वल टू जीरो बिकॉज द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। सब तो आपका पढ़ा हुआ है ही, तो दिक्कत क्या है? इसको क्वेश्चंस करेंगे अब हम लोग। है ये डिटेल कहाँ है? कोई डिटेल नहीं है। हो गया ऐसे? हे भगवान, नहीं ये है, 9th क्लास में है, क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैंने अभी तक कोई, जिस चीज के लिए, सुनिए ऐसी बात को समझिए, जिस चीज के लिए हम स्पेशलाइज्ड हैं, फॉर पर्टिकुलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर विच आई एम स्पेशलाइज्ड, सो फार आई डिडंट मेंशन एनीथिंग। अभी तक हम कोई ऐसा चीज मेंशन नहीं किया जिसके लिए हम स्पेशलाइज्ड हैं। हम स्पेशलाइज्ड हैं आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो कि जेईई मेंस में पूछे जाएंगे, पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, उसको आसान कर देना। और आपके जेईई मेंस के क्वेश्चंस फिजिक्स के 25 में 25 कैसे बनेंगे, आई विल आंसर इट। हम बताएंगे कैसे होगा वो, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरे जैसे करोड़ों टीचर जानते हैं इस बात को। ठीक है, बस उस रास्ते पे चलिए जो चीज कहा जा रहा है, आपका 25 में 25 क्वेश्चंस बनेगा फिजिक्स में। ठीक है, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 45 में 45 बनेगा। ठीक है, और यही बनाएंगे, क्वेश्चंस कराएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कहाँ का क्वेश्चन है। जब आप सॉल्व कर लीजिएगा तो हम बताएंगे कि किस ईयर में पूछा गया है। तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आपका राइज करेगा, आपको लगेगा कि हाँ उसका एक रेंज हमको पता है। जेईई मेंस और नीट इटसेल्फ वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जामिनेशन, हम ये बात ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। बस आपको राइट अप्रोच लेने की जरूरत है। आपका अप्रोच गलत होगा तो आप कभी अचीव नहीं कर पाइएगा, और अप्रोच सही होगा आप करंट ईयर में अचीव कर लीजिएगा। इसको जितना सिंपल समझिएगा उतना सिंपल ये हो जाएगा, लेकिन जितना कॉम्प्लेक्स बना देगा लोग, जैसे एक विद्यार्थी से आप मिले अचानक, मान लीजिए 12th का एक विद्यार्थी है, आप उससे मुलाकात हो गई, उस विद्यार्थी ने ठीक से पढ़ाई नहीं की, ना 9-10 ठीक से पढ़ा, ना 11-12 ठीक से पढ़ा। अब वो आप उससे पूछ रहे हैं कि बताओ क्या जेईई मेंस कैसा एग्जाम है, तो वो बोलेगा अरे बहुत टफ है, एकदम नहीं हो पाएगा। 2 साल तो होगा ही नहीं, 2 साल तो पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा कैसे बीत गया, और 2 साल में तो होगा ही नहीं, तुमको 1 साल ड्रॉप करना पड़ेगा। आप टेंशन में आ गए। अरे आप, उस लड़के से नहीं हुआ क्योंकि उसने अपनी पढ़ाई को ठीक से नहीं किया, और आपने फीडबैक ऐसे लोगों का ले लिया, अब आपके दिमाग में बैठ गया कि हाँ 1 साल ड्रॉप करना पड़ेगा +2 के बाद तो मेरा होगा। गलत माइंडसेट के आदमी से आपने सलाह लिया तो गलत माइंडसेट ही आएगा। ठीक है, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो कि ढंग से स्टार्टिंग किए हैं पढ़ाई, और करंट ईयर में उनका जेईई मेंस में अच्छा मार्क्स आया है, मोर देन 250 आया है। ठीक है, इसलिए ये मन में एकदम नहीं सोचना है कि हमको इसके लिए तैयारी अगले साल करना है या उसके +2 के बाद करना है। आप करंट ईयर में कर सकते हैं, अप्रोच सही रहेगा, आपका स्ट्रैटेजी सही रहेगा, आपके क्वेश्चंस बनाने का कॉन्सेप्ट सही रहेगा, बिल्कुल होगा। ये एक बहुत की पॉइंट नहीं है, सारे लोग इस बात को जानते हैं। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग केसेस को आप सेपरेटली देख लेंगे, और जहां कहीं भी वर्क जीरो होगा तो वो आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि वर्क जीरो किन किन कारणों से हो सकता है। ये तो अलग केसेस हो गए ना, लेकिन वर्क जीरो सिर्फ थर्ड केस किस किस रीजन से हो सकता है? तो 3 बेसिक रीजन है। यदि बॉडी पे लगने वाला फोर्स नेट फोर्स नहीं है, if the force is acting on the body is not longer a net force, then net force, if there is no net force, so F will be 0, so automatically work done by the force will be 0. Second, if net force is acting on a body but body is not displaced, यदि फोर्स नेट फोर्स लगा बॉडी डिस्प्लेस नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होगा,
बॉडी पे फोर्स लगेगा तो बॉडी नेट फोर्स लगेगा तो बॉडी डिस्प्लेस करेगा ही करेगा। लेकिन मान लीजिए कोई पर्टिकुलर फोर्स है, क्योंकि एक बॉडी पे कई फोर्सेस लग सकते हैं। मान लीजिए एक बॉडी पे 3 फोर्स लगा, तो हर फोर्स के लिए वर्क रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ठीक है, आपको उन सारे फोर्सेस पे देखना है और सब के कारण तो डिस्प्लेस हुआ तो हम देखेंगे। तो यदि हम बात करें, सपोज थोड़ी देर के लिए बात करें कि बॉडी पे लगने वाला फोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 0 है, तो बॉडी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में फोर्स 0 है, तभी बॉडी डिस्प्लेस कर रहा है, ये हो सकता है। तो उस केस में बॉडी पर फोर्स 0 है तो बॉडी का वर्क क्या होगा, 0 होगा। समझ पाए मेरी बात को कि नहीं समझ पाए, कंफ्यूजन हुआ? देखिए, बॉडी पे एक साथ कई फोर्सेस लग सकते हैं। बॉडी पे सपोज पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लगा और अलग अलग जगह पे लग रहा है, तो यदि बॉडी एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस में डिस्प्लेस हुआ है तो उस पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो फोर्स 0 हुआ है उसके कारण बॉडी में वर्क नहीं होगा, क्योंकि उसके कारण तो फोर्स 0 हो गया। ठीक है, अब बॉडी का यदि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो वर्क 0 हो जाएगा। और तीसरा, बॉडी का फोर्स लगा पॉजिटिव वाई में, बॉडी डिस्प्लेस हुआ नेगेटिव वाई में या नेगेटिव एक्स में या पॉजिटिव एक्स में। यदि बॉडी का फोर्स और उसके डिस्प्लेसमेंट का बीच का एंगल 90 डिग्री है तो बॉडी में उस फोर्स के कारण वर्क नहीं होगा। समझ पाए इस बात को? आगे हम जस्ट 2 मिनट में इसको और डिटेल करेंगे, पहले इसको लिख लीजिए अच्छे से। ठीक है।